बच्चों को रिकॉर्डिंग चाहिए वो बाद में मिल जाएगा। तो जो कुछ क्वेश्चन को हम लेते हैं, जो आपका 137 है, इसमें किस तरह का सवाल पूछा गया है और ऐसे सवालों को हम बना कैसे सकते हैं। जैसे हेडिंग है संप्रेषण कौशल, इंग्लिश में कहते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स। हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स किस तरह होना चाहिए, जब हम दूसरों से बात करते हैं हमें किस तरह बात करना चाहिए। देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया है कम्युनिकेशन स्किल्स में, एक बार देख लीजिएगा, आप लोग स्क्रीन पर आ रहा है। पहला है संप्रेषण का अर्थ स्पष्ट करते हुए इनके मूल तत्वों पर प्रकाश डालिए। दिखाई पड़ रहा है सबको, एक बार बता दीजिए। संप्रेषण का अर्थ स्पष्ट करते हुए इनके मूल तत्वों पर प्रकाश डालिए, मतलब संप्रेषण क्या है उसे बताइए, और संप्रेषण में मूल फैक्ट्स क्या क्या आता है। दूसरा पूछा है संप्रेषण के प्रयोजन को विस्तार से बताइए। जो कम्युनिकेशन का प्रयोजन क्या होता है, जब आप दूसरे से बात करते हो तो उसका प्रयोजन क्या होता है उस पर लिखना है। तीसरा कहता है अनौपचारिक और औपचारिक लेखन के भेद को स्पष्ट कीजिए, मतलब कि औपचारिक संचार क्या होता है, अनौपचारिक कम्युनिकेशन क्या होता है, अनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल। जैसे कि आप अपने दोस्तों से फॉर्मल बातें करते हो और जब टीचर से बातें करते हो तो नॉन फॉर्मल करते हो। तो आपको आज समझना है फॉर्मल क्या होता है, नॉन फॉर्मल क्या होता है। दूसरा होता है कार्यालयी लेखन। जो आप ऑफिस में लेखन करते हो तो वहां किस भाषा का यूज करते हो, क्योंकि जो स्टेट लैंग्वेज है, आपने हिंदी साहित्य में लैंग्वेज पढ़ा होगा, लैंग्वेज की अवधारणा 1947 के बाद आई। तो स्टेट लैंग्वेज का मतलब होता है कि राज्य की भाषा, उनकी अपनी एक अलग भाषा है, तो वो भाषा क्या है उसको भी समझना है। नेक्स्ट 10 क्वेश्चन ही है। देखो पहले में 10 क्वेश्चन पूछा गया था, अब नेक्स्ट और 1-2 साल का क्वेश्चन मैं आपको बता दूं और क्या क्या पूछा है, मैम ने हमें भेजा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वही पिछले साल का देख देता हूँ। देखो ये क्वेश्चन जस्ट पीछे पूछा गया है जून 24 में, स्क्रीन पर आपके सामने है। संप्रेषण का अर्थ स्पष्ट करते हुए संप्रेषण की प्रक्रियाओं का विश्लेषण करें। यहां भी वही है, संप्रेषण को बताएं, विश्लेषण का प्रक्रिया बताएं। नेक्स्ट है उच्चारित और लिखित भाषा की विशेषताओं को स्पष्ट करें। दो तरह की भाषा होती है, एक होती है लिखित भाषा जिसे आप लिख के, आगे बताऊंगा मैं, लिख के यूज करते हैं, और दूसरा होता है उच्चारित भाषा जिसे हम बोल कर करते हैं, जैसे अभी मैं बोल रहा हूं और वही चीजों को हम लिखता हूं। दूसरा है मुद्रित माध्यमों की भाषा को उदाहरण देकर लिखिए। मुद्रित भाषा मतलब होता है लिखित भाषा, कि लिखित भाषा किस तरह होता है उसको उदाहरण सहित हमें समझा देना है, वो भी पढ़ेंगे। भाग 2 में है अंगिक भाषा को स्पष्ट करते हुए उनके विभिन्न भागों पर टिप्पणी करें। देखो अंगिक भाषा क्या होता है, बॉडी लैंग्वेज होता है। देखो हमारा बॉडी भी बहुत कुछ कहता है, उसी को आंगिक भाषा कहते हैं, मतलब बॉडी लैंग्वेज। जैसे देखो कि एकदम पूरा मुस्कुराते हुए जाते हो तो सामने देखने वाला कहता नहीं आज खुश है, मुंह लटकाते हुए एकदम ऐसे करके जाते समझ जाता आज दुखी है। तो आपका बॉडी भी बहुत कुछ कहता है, उसी को बॉडी लैंग्वेज कहते हैं। जैसे कि आप घर में उदास होके बैठ जाओ तो मम्मी पापा समझ जाएंगे आज उदास हो आप, या बहुत खुश होके जाओ तो मम्मी पापा समझ जाएंगे खुश है, बिना बोले। तो जो कम्युनिकेशन होता है उसमें बॉडी लैंग्वेज का बहुत बड़ा योगदान होता है। दूसरा होता है रिपोर्ट। रिपोर्ट क्या होता है, रिपोर्ट सब हिंदी में जो है, जैसे कि रिपोर्ट का मतलब होता है रिपोर्टिंग करना। जैसे अगर आप आगे चल के मीडिया में जाते हैं तो कोई घटनाओं को आप देखते हैं और घटना को देखते हैं और समझते हैं, और देख और समझ करके संपादक को रिपोर्ट करते हैं, इसी को रिपोर्टिंग कहते हैं। इसी से रिपोर्टिंग बना है। अब उन घटनाओं को आप किस तरह प्रदर्शित करते हैं ये आप पे निर्भर करता है। एक ही घटना, देखो बोलने का स्टाइल होता है, एक टीचर आया मरे मरे से बोल रहा है, उनमें जोश नहीं है तो आपको मजा नहीं पढ़ने में आता है। एक टीचर आया बुलेट आवाज में बोलता है, एक एक चीज को समझाता है, आपको मजा आ जाता है। देखो पढ़ा दोनों सेम ही रहे लेकिन दोनों में अंतर है। अब हिंदी में काव्य पढ़ोगे,
और काव्य पढ़ रहे हो दिनकर की, जो वीर रस के काव्य है, और उसको मरे मरे बोल रहे हो, तो फिर मजा नहीं आएगा ना। तो चीजें वही होता है, रिपोर्टिंग में क्या होता है, रिपोर्ट करने के तरीके होते हैं, जिसको अभी मैं आपको बताऊंगा। एक होता है सृजनात्मक लेखन की विशिष्टताओं को बताएं। अब सृजनात्मक लेखन क्या होता है, इसे सृजनात्मक लेखन कहते हैं। जब अपने भाव को नए रूप में सृजन करते हो, तो उसे सृजनात्मक या सृजनात्मक लेखन कहते हैं। जैसे एक उदाहरण देता हूं कि आप कोई काव्य अपने दर्द से, अपने भाव से लिखे, तो ये आपकी अपनी सृजना है। जब कोई व्यक्ति किसी चीज का सृजन करता है, उसके बारे में लिखता है, तो उसे सृजनात्मक लेखन कहते हैं। इस सब की चर्चा करेंगे। नेक्स्ट है व्यक्तिक लेखन का अभिप्राय क्या होता है। एक होता है व्यक्तिक लेखन, मतलब पर्सनल लेखन, जैसे हमारा एक पर्सनल स्टाइल है लिखने का, सबका अपना अपना स्टाइल है, बोलने का अपना स्टाइल है, तो उसे व्यक्तिक लेखन कहते हैं ना। कि जैसे आप कहते हैं, साहित्य का स्टूडेंट आप लोग हो, साहित्य पढ़े हो, जैसे हम कहते हैं दिनकर जी बड़े वीर रस को बड़े मस्ती में लिखते हैं, या मुक्ति बोध जब अंधेरे में मार्क्सवादी या अंधेरे में कविता लिखते हैं, तो उनमें उनका दर्द छलकता है। या कल हमने पढ़ा था महादेवी वर्मा, तो महादेवी वर्मा छायावादी कवित्री है, तो उनको लेखन का उसका अपना अलग स्टाइल है। हर व्यक्ति का अपना एक अलग स्टाइल होता है, उसी को व्यक्तिक लेखन के अंतर्गत हम लोग रखते हैं। अब है भाषण की भाषा की मुख्य बिंदुओं को लिखिए। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि भाषण की भाषा, यानी कि जब कोई आप भाषण देता है कोई, तो वह भाषा कैसा होता है। जैसे आपने देखा होगा, देखो ये रटने की चीज नहीं है, आपको समझने की है। जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भाषण दे रहे हैं, तो आपने एक चीज देखा होगा, वो जहां जाते हैं उसी के भाषा का चयन करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं। अगर बिहार गया तो एक दो लाइन भोजपुरी बोल लेता है। कोई माइक ओपन करके बताओ, ऐसा क्यों करते हैं। भाषा सर जी के वो इसलिए क्यों करते हैं, बताइए। सर जी वो इसलिए करे ताकि जो वहाँ की जो जनसंख्या है वो उनकी भाषा को समझ सके कि वो बिल्कुल, क्या कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल कम्युनिकेशन के लिए, क्योंकि मोदी जी आपसे जुड़ना चाह रहे हैं। तो भाषण की भाषा वही होती है जिस जगह पर आप यूज कर रहे हो सरल हो। इसके लिए मैं आपको बताऊंगा 7C का यूज किया जाता है। कम्युनिकेशन में 7C यूज होता है। सरल हो, स्पष्ट हो, सौहार्दपूर्ण हो, कैंडिड हो, लोगों को अच्छा लगता हो। कोई भी ऐसे बात बात भाषण में नहीं करेगा कि लोगों को तिलमिला दे। कोई नेता को सुने हो करते हुए, कोई बताओ करते हुए सुने हो, नहीं, क्योंकि वो वही भाषा का यूज करेगा। इसी तरह समाचार लेखन के महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से हैं। जब कोई समाचार लेखन होता है, तो उसमें क्या क्या बिंदु डाला जाता है। तो देखो, समाचार जब हम पढ़ते हैं ना, तो हम उन बिंदु को लेते हैं, उन घटना को लेते हैं, जिससे ये एक संपादक समझता है कि वो घटना एक्साइटेड है, लोग उन घटनाओं के बारे में जानना चाहते हैं, तो उन बिंदु को वो पहले लेते हैं। मेरी बात समझ रहे हो। जैसे आज कोई घटना घटी और हम चाह रहे हैं कि कल उसके बारे में क्या आया। तो जैसे अभी आपने देखा होगा, भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध शुरू हो गया था, तो हम लोग पेपर में हर दिन वही घटना देखते थे। तो वही घटना को लोग, अब देखो, कहीं मार, कहीं काट, कहीं कुछ, कहीं कुछ, वो एकदम बड़ा विस्तार से देता है। क्यों? क्योंकि वो माइंड को पढ़ता है। कम्युनिकेशन में क्या होता है, सामने वाले के माइंड को पढ़ा जाता है। जैसे आपने टीवी पर प्रचार देखे होंगे, तो प्रचार में वो सामान्य भाषा का प्रयोग करता है, टेढ़ा है, प्रमेढ़ा है। तो ये क्या, आसान भाषा। कोई फिल्म देखते हो, तो फिल्म का नाम बहुत आसान होता है, मुन्ना भाई, टुन्ना भाई, ऐसा नाम क्यों रखता है, क्योंकि आम लोगों तक जुड़ सके। कम्युनिकेशन की एक बहुत बड़ी बेटा विशेषता है कि आम लोगों तक जुड़ना। तो आम लोगों तक जुड़ने के लिए क्या भाषा हो, क्या स्टाइल हो, वही है। इसी तरह जनसंचार माध्यम का स्वरूप, यानी जनसंचार का मतलब होता है मास कम्युनिकेशन। जब आप बड़े लेवल पर कम्युनिकेशन करते हो, तो क्या क्या माध्यम यूज करते हो। जैसे हमारे मोदी जी मन की बात करते हैं ना, मास लेवल पे करते हैं। या बड़े नेता कोई भाषण देते हैं, स्पीच देते हैं,
तो वो मास लेवल पर, मतलब कि एक जगह से बैठ के बोल रहे हैं पूरे देश में प्रसारित हो, तो इसके लिए क्या क्या माध्यम चाहिए? इसके लिए टीवी चाहिए, इसके लिए इंटरनेट चाहिए, वेब ब्राउजर चाहिए। तो ये सारे उनके माध्यम होते हैं। तो इस टॉपिक को लिखने में ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, बेस्ट लिख के आना, और सारा चीज मैं आपको समझाने जा रहा हूं। तो इसी तरह के 2 क्वेश्चन हमने लिया और इसी तरह के सवाल आपसे पूछा जाएगा, ठीक है? तो अब सीधे हम लोग आपके चलते हैं। सबसे पहले टॉपिक में ही है कि कम्युनिकेशन क्या है। तो सबसे पहले हम लोग समझने वाले हैं कि आखिर कम्युनिकेशन होता क्या है। सॉरी, टॉपिक था ही यहाँ। देखिए, आपके लिए मैंने नोट्स भी तैयार कर दिया है, तो जो बच्चे नोट्स की जरूरत होगी तो देख सकते हैं, वो भी है। तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। और देखिए, ये जो बीए होता है ना, इसमें अच्छे स्कोर का बेटा आगे बहुत जरूरत होगा। जैसे कोई बच्चे बीएड करोगे, कोई बच्चे एमए करोगे, कोई बच्चे अलग अलग कंपटीशन में जाओगे, तो बीए का रिजल्ट बेस होता है। तो बीए में जितने अच्छे मार्क्स होंगे वो आपको आगे के कंपटीशन में मदद करेंगे, चाहे कोई भी कंपटीशन हो। इसलिए अभी जब तक पेपर चल रहा है, पूरा पेपर पे फोकस कीजिए और बेस्ट स्कोर की तरफ बढ़िए। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि हिंदी भाषा संप्रेषण कौशल 137 दिख रहा है। अब आते हैं, सबसे पहले आपको हमने अपने से हाथ से नोट्स बनाता है। सबसे पहले संप्रेषण होता क्या है? हो सकता है थोड़ा कम दिखाई पड़े, लेकिन मैं समझाते चलूंगा। अब देखो, संप्रेषण क्या होता है। संप्रेषण जो है, अंग्रेजी के शब्द कम्युनिकेशन से बना है। संप्रेषण क्या बना है? कम्युनिकेशन। और कम्युनिकेशन का बेटा 2 अर्थ होता है, याद रखिएगा। कम्युनिस्ट प्लस कम्युनिकेटर। अंग्रेजी के 2 शब्द से बना है, कम्युनिस्ट, COMMUNIS, कम्युनिस्ट प्लस, हाँ बोलिए। सर आवाज ब्रेक हो रही है। तो सबको आवाज ब्रेक हो रही है? नो सर। तो नेटवर्क प्रॉब्लम होगा बेटा, एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन कर लीजिए। कम्युनिकेशन जो है, ऐसे ही अगर पूछेगा ना कि संप्रेषण क्या है, तो ऐसे ही लिखिएगा कि संप्रेषण अंग्रेजी के कम्युनिकेशन से बना है। और कम्युनिकेशन 2 शब्दों के मिलने से बनता है, एक कम्युनिस्ट प्लस कम्युनिकेटर। हिंदी में संप्रेषण का अर्थ लिख लीजिएगा, सम प्लस प्रेषण होता है। हिंदी में संप्रेषण का अर्थ सम प्लस प्रेषण होता है। सम मतलब होता है बराबर, प्रेषण मतलब होता है प्रेषित करना। यानी कि ऐसी बातें जिसे आप समान रूप से दूसरों तक पहुंचाते हो। हिंदी में इतना याद रखना, संप्रेषण क्या है? ऐसी बातें जिसे सामान्य रूप से दूसरे तक पहुंचाते हो, उसे ही संप्रेषण कहते हैं। समझ गए कि सामान्य रूप से हम जो बात दूसरों तक पहुंचाते हैं वही संप्रेषण है। अर्थात समान रूप से प्रेषित किया जाने वाला शब्द ही संचार है। हिंदी में इसी को संचार कहते हैं, इंग्लिश में कम्युनिकेशन कहते हैं, घबराना नहीं है। संप्रेषण की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द कम्युनिस्ट से हुई है, COMMUNIS। यानी कि देखो, संप्रेषण क्या होगा? सम मतलब होता है बराबर, प्रेषण मतलब होता है प्रेषित करना। यानी जब किसी बात को हम समान रूप से दूसरे तक प्रेषित करते हैं, तो उसे ही संप्रेषण या उसे ही हम क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन कहते हैं। संप्रेषण की उत्पत्ति यहां देखो, लैटिन भाषा के शब्द कम्युनिस्ट से बना है, जिसका अर्थ होता है किसी जानकारी या तथ्य को सामान्य बनाने से होता है। यानी सूचना का औपचारिक संप्रेषण एक योजनाबद्ध और व्यवस्थित होता है। मतलब कि संप्रेषण का अर्थ होता है किसी जानकारी को सामान्य बनाना। जैसे मान लिया कि आपको कोई चीज समझ नहीं आ रहा है, तो अगर आप कम्युनिकेटर हैं, तो आपका दायित्व है कि उस बात को आसान बना के, इजी बनाकर सामने वाले तक पहुंचाना। मेरी बात समझ आ रहा है सबको? संप्रेषण यानी कि एक कम्युनिकेटर। जी, मेधा बोलिए, कुछ बोल रहे हैं, पूछ रहे हैं सर कुछ? बोल रहे थे ना इसका वीडियो मिल जाएगा। बिल्कुल मिल जाएगा। तो जो संप्रेषण है, जो सामान्य बनाना, आसान बनाना, अपनी बातों को आप तक आसान भाषा में पहुंचाना,
किसकी जिम्मेदारी है? कम्युनिकेटर की। जैसे अभी मैं क्या हूं आपके लिए? कम्युनिकेटर हूं। कि हो सकता है संप्रेषण आपको पता ना हो, मैं आपको समझा रहा हूं कि कम्युनिकेशन होता क्या है। यहां तक समझ गए? और जो आपका कम्युनिकेशन हो ना, वो औपचारिक और जो हो सामान्य हो। सूचना आपको आसान बनाना हो, कोई सूचना आपको टफ दिया है तो आप सामने वाले तक बात वही करोगे लेकिन आसान बना के, तब वो कम्युनिकेशन होता है। फिर से समझ लीजिएगा। अगर आपको पूछता है कि संप्रेषण क्या है तो लिखिएगा संप्रेषण अंग्रेजी के दो शब्दों, संप्रेषण अंग्रेजी के कम्युनिकेशन का अनुवाद है और यह दो शब्दों से मिलकर बना है, कम्युनिस्ट प्लस कम्युनिकेटर। हिंदी में संप्रेषण का अर्थ सम प्लस प्रेषण होता है। सम मतलब होता है बराबर, प्रेषण मतलब होता है प्रेषित करने वाला। यह लैटिन भाषा के शब्द कम्युनिस्ट से बना है और जो जिसका अर्थ होता है किसी भाषा को सामान्य बनाकर दूसरे तक पहुंचाना, किसी भाषा को आसान बनाकर दूसरे तक पहुंचा देना ही संप्रेषण है। क्लियर है? अब देखिए अलग यस। अलग। बोलिए, या लास्ट में पूछ लीजिएगा तो जिससे कि क्लास रुकेगी नहीं। कोशिश कीजिए लास्ट में पूछिएगा, लिख लीजिएगा। लास्ट में 15 मिनट दूंगा मैं, तो उस समय पूछ लीजिएगा, ठीक है? अब देखो कि एफ जे मेयर एक बहुत बड़े कम्युनिकेटर हुए हैं, एफ जे मेयर। उन्होंने कहा कि मानवीय विचार सोच को शब्दों पत्रों के माध्यम से आदान प्रदान करने की प्रक्रिया ही संप्रेषण है। संप्रेषण क्या है? 137। संप्रेषण क्या है? मानवीय विचार, मानवीय सोच। जो आपका सोच है ना, आपके जो विचार है, उसको जब आप पत्र या संदेश के माध्यम से आदान प्रदान करते हो तो उसे ही संप्रेषण कहते हैं। समझ गए? कि आपके अंदर जो सोच है, आपके अंदर जो विचार है, उसको किसी शब्दों के माध्यम से या पत्रों के माध्यम से दूसरे तक पहुंचाते हो, वही संप्रेषण है। संप्रेषण एक वित्तीय प्रक्रिया होता है। अब देखो बेटा समझो, कम्युनिकेशन एक सर्कल में होता है। कहता है कम्युनिकेशन एक वित्तीय प्रक्रिया होती है, एक सर्कल में चलती है। जैसे आपने अपने दोस्तों को कहा, दोस्तों ने किसी और को कहा, किसी और ने किसी और को कहा, फिर वही बात आप तक पहुंच गया। पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है? बताओ, कोई माइक ओपन करके बताओ, पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है? तो ये संप्रेषण एक चक्रीय प्रक्रिया होता है। संप्रेषण में जो है दो या दो से अधिक व्यक्ति अपने विचार, अपने सोच, अपने इमोशंस का आदान प्रदान करते हैं। संप्रेषण में क्या होता है? जब दो चार दोस्त आपस में बैठते हो तो क्या करते हो? अपने विचार को, अपने सोच को, अपने थॉट को, अपने इमोशंस को क्या करते हैं? आदान प्रदान करते हैं। संप्रेषण यही सब लिख के आना कि जब हम कोई मानवीय विचार या शब्दों या संदेशों के माध्यम से भेजते हैं तो उसे संप्रेषण कहते हैं। और संप्रेषण एक सर्कल प्रक्रिया होता है, घूम के फिर आपके पास पहुंच जाता है। संप्रेषण में दो या देखो, वन वे कम्युनिकेशन नहीं होता है। जब भी कम्युनिकेशन होता है टू वे होता है, और वहां दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में मिलकर कम्युनिकेट करते हैं। क्या करते हैं? आपस में मिलकर कम्युनिकेट करते हैं। अब देखो संप्रेषण क्या है? In the teaching process, help a student attach concept to their own life, as a student will apply what they learn in the class to the world around them। मतलब इसका हिंदी हुआ कि संप्रेषण के थ्रू एक टीचर छात्र को मदद करता है, अटैच करता है उनके लाइफ को जीने के लिए। ठीक, अप्लाई दैट वर्ल्ड, जिससे कि आप पूरे समाज को जानते हो और अराउंड द वर्ल्ड पूरे वर्ल्ड को जानते हो। किसके थ्रू जानते हो? कम्युनिकेशन के थ्रू। अभी हम आपसे क्या कर रहे हैं? कम्युनिकेशन कर रहे हैं, संप्रेषण कर रहे हैं। क्लियर है? अभी हम आपसे संप्रेषण कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं। Communication is a exchange of idea, meaning between two person or groups। कम्युनिकेशन क्या है? एक्सचेंज ऑफ आइडिया है, विचारों का आदान प्रदान है। कुछ भी नहीं है कम्युनिकेशन, विचारों का आदान प्रदान है। कि हम क्या करते हैं? अपने विचार को दूसरों से, दो पर्सन या दो ग्रुप के बीच जो हम अपने विचार का आदान प्रदान करते हैं वही कम्युनिकेशन कहते हैं।
अब इस विचारों के आदान प्रदान में क्या क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाते? शाइन, मतलब कि आपका जो है, कहते हैं ना कि शाइन, चेहरा कैसा शाइन कर रहा है, या गेस्चर, एक्सप्रेशन, आपके जब क्या क्या मायने रखता है, तो आपका शाइन है, एक्सप्रेशन है, आपको बोलने का तरीका है, गेस्चर्स है, शरीर का स्टाइल है, साउंड है, कि आप किस साउंड में किस चीज का प्रयोग अप कर रहे हैं, डाउन कर रहे हैं, नॉइजेस है, ये सब जो है आपके संप्रेषण में यूज होता है। जैसे बॉडी, अब बॉडी का गेस्चर, कोई टीचर आया एकदम मरे मरे से आया, अभी बताया, कोई टीचर आया बड़े अच्छे में आवाज में कर रहा है, तो वो सब संप्रेषण का कौशल है। एक बार फिर से कम्युनिकेशन समझ लीजिए, संप्रेषण क्या है। पहला ही क्वेश्चन आपका पूछा है, संप्रेषण की विशेषताओं को बताएं, पूछा है, तो समझ लीजिए संप्रेषण होता क्या है। तो संप्रेषण जो है, जो संप्रेषण है अंग्रेजी के कम्युनिकेशन शब्द से बना है। कम्युनिकेशन का हिंदी अनुवाद संप्रेषण है। कम्युनिकेशन दो शब्द से बना है, कम्युनिस्ट प्लस कम्युनिकेटर, जिसे हिंदी में संप्रेषण कहते हैं। संप्रेषण सम प्लस प्रेषण, सम मतलब होता है बराबर, प्रेषण मतलब होता है प्रेषित करना। जब हम किसी बात को दूसरों तक पहुंचाते हैं बराबर वे में, वही संप्रेषण है। संप्रेषण एक चक्रीय प्रक्रिया है। संप्रेषण के थ्रू हम अपने आइडियाज को एक्सचेंज करते हैं, विचार को एक्सचेंज करते हैं दो ग्रुपों में। संप्रेषण के लिए बॉडी लैंग्वेज, गेस्चर, आपका साउंड सब महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब बताओ, कोई संप्रेषण समझ आया? कोई भी माइक, यस सर। कोई दिक्कत बेटा? नो सर। नो सर। नो सर। नो सर। बिल्कुल। अब देखो कि संप्रेषण आप समझ गए, अब हम संप्रेषण में क्या क्या चीज होना चाहिए। अब है कि संप्रेषण की विशेषता, आखिर जो कम्युनिकेशन का क्या विशेषता होना चाहिए। देखो, संप्रेषण जो है एक मनोवैज्ञानिक और सामाजिक प्रणाली है। संप्रेषण क्या है? एक मनोवैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक क्या होता है? साइकोलॉजी। देखो, कभी कभी जो है आप किसी मनोवैज्ञानिक रूप से बड़े परेशान रहते हो, बड़े टेंशन में रहते हो, या सामाजिक रूप से बड़े टेंशन में रहते हो। तो जब सामाजिक रूप से और मनोवैज्ञानिक रूप से बेटा टेंशन में रहते हो, तो आप लोग क्या करते हो? मनोवैज्ञानिक और सामाजिक रूप में जब आप टेंशन में रहते हो, तो अपने फीलिंग को, अपने आइडियाज को, अपनी परेशानी को दूसरे पक्ष को बताते हो कि नहीं बताते हो? बताओ, दूसरे पक्ष को बताते हैं। तो वही है। और प्राप्तकर्ता को, संचार की प्रक्रिया कभी एक तरफा नहीं होता। अब ये याद रखना, संचार की जो प्रक्रिया है वन वे नहीं होता, कि हम अकेले अकेले कुछ भी बदर बदर करते रहे तो कहेगा लोग पागल है, कहेगा कि नहीं। अकेले कहीं बैठ के कुछ भी बोलते रहो घर में, कहेगा पागल है। मतलब कहने का मतलब याद रखना, कम्युनिकेशन कभी भी एक तरफा नहीं होता है। संचार में उपयुक्त माध्यम का होना जरूरी है। कम्युनिकेशन के लिए माध्यम का होना जरूरी है। जैसे अभी मैं आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूं, तो माध्यम क्या है? हमारा डिजिटल बोर्ड है, सिस्टम है, माइक है ना। तो माध्यम का होना जरूरी है। अगर ये सब नहीं है तो एयर है। आपको पता है कि अभी जो है क्या नाम है, शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष में गए हैं, तो वो उनको माध्यम एयर नहीं है, तो इसीलिए वो माइक से बात करते हैं, आपस में जो बैठा हुआ है उसके लिए भी। तो संप्रेषण में लिखना, माध्यम का होना बहुत जरूरी है। साथ ही अगर आप संप्रेषण कर रहे हो, तो 5 चीजों का होना जरूरी है। ठीक है, 5 जैसे होता है कि एक होता है संप्रेषक। अब 5 संप्रेषण में 5 चीजों का होना जरूरी है। पहला, कम्युनिकेटर यानी बोलने वाला। अब बताओ, बोलने वाला ही नहीं होगा तो संप्रेषण होगा? कोई माइक ओपन करके बताओ, होगा जी? नहीं होगा सर। नहीं। तो पहला कम्युनिकेटर चाहिए। दूसरा, संदेश, हम क्या बोल रहे हैं, संदेश चाहिए। तीसरा क्या चाहिए? माध्यम, किस माध्यम से बोल रहे हैं, अब डायरेक्ट बोल रहे हैं, टीवी से बोल रहे हैं, रेडियो से बोल रहे हैं, माध्यम। चौथा होता है प्राप्तकर्ता, जिसे डिकोडर कहते हैं। बोलने वाले को एनकोडर कहते हैं। आगे कंपटीशन में जाओगे ना, तो ये सब फिर पढ़ोगे। जो बच्चे आईएएस पीसीएस या एमए की तैयारी करोगे, नेट की तैयारी करोगे, वहां भी ये टॉपिक लगा हुआ है, कम्युनिकेशन। वही मैं ये सब पढ़ाता हूँ। तो जो है, और चूंकि आपको पढ़ाना था तो मैं वहीं से पढ़ा दिया, बहुत बेस्ट है। तो 5 चीजों को संप्रेषण में होना जरूरी है। पहला, कम्युनिकेटर। दूसरा, संदेश। तीसरा, माध्यम। और चौथा, रिसीवर, आप प्राप्त करता। अब रिसीवर हो, आप क्या हो? संदेश को रिसीवर हो।
अब रिसीवर, और पांचवा होता है फीडबैक। अब आपसे मैंने पूछा बेटा समझ आया, तो आपने कहा जी सर समझ आया, तो, तो हमें कैसा फीडबैक मिला? पॉजिटिव। आपने कहा कि हमें सर नहीं समझ आया, तो फिर मैं आपको फिर से समझाऊंगा। तो फीडबैक यानी 5 चीजों का होना, लिखना आप संप्रेषण में बेटा, याद रखना 5 चीज का होना जरूरी है। पहला क्या है? संप्रेषक। जो इंग्लिश मीडियम है, इंग्लिश मीडियम भी मैं पढ़ाता हूं, तो कम्युनिकेटर हो गया। दूसरा क्या है? संदेश है, क्या दे रहे हो संदेश बेटा। तीसरा क्या है? माध्यम है, माध्यम मतलब होता है मीडियम, किस मीडियम से, अभी आपको समझाया ना किस मीडियम से। चौथा होता है प्राप्तकर्ता, प्राप्तकर्ता जिसे हम रिसीवर कहते हैं। और पांचवा होता है फीडबैक। फीडबैक का मतलब जैसे कहते हैं ना, कोई भी चीज पढ़ा तो अपना फीडबैक दीजिए। जैसे कि आप किसी मॉल में जाते हो, तो आपको कहा जाता है कि भैया आप फीडबैक दे दीजिए, आपको कैसा लगा। तो वही फीडबैक है। तो याद रखना संप्रेषण में 5 चीजों का होना जरूरी है। संप्रेषण का क्षेत्र विशाल होता है। अब देखो कि जो कम्युनिकेशन का क्षेत्र होता है ना, बड़ा विशाल होता है। संप्रेषण 2 प्रकार का होता है, एक होता है वर्बल कम्युनिकेशन और दूसरा होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। कुछ पूछ रहे हो करण? पूछ लो बेटा। सर मेरे को ये पूछना था, एक मिनट। आपकी सर आवाज मेरे को ये पूछना था, अगर हम फीडबैक को एक्सप्लेन करके लिखेंगे तो किस तरीके से लिख सकते हैं? नहीं, फीडबैक का जैसे कि मैंने अभी आपको पढ़ाया और आपसे मैम ने पूछा कि सर ने आज कैसा पढ़ाया, तो आपके मन में क्या आएगा? सर ने अच्छा पढ़ाया या सर ने खराब पढ़ाया, वही चीज को तो आप लिखोगे ना, वही फीडबैक। समझ गए बेटा? यस सर। वही ओके, फीडबैक, थैंक यू जैसे सर। माइक बंद कर ली, वही फीडबैक है। समझ गए? अब देखो कि जो संप्रेषण है ना, कम्युनिकेशन 2 फॉर्म में होता है। एक होता है शाब्दिक, वर्बल, जैसे अभी मैं बोल के बता रहा हूं, तो वो वर्बल कम्युनिकेशन होता है। एक होता है नॉन वर्बल, जिसे अशाब्दिक संचार कहते हैं। जैसे बॉडी लैंग्वेज, आप ऐसे करके चल रहे हो, तो लोग क्या समझेगा? माइक ऊपर को उठाओ, आप बोले कुछ नहीं हो, लोग क्या समझेगा? कोई बताओ? बड़े घमंड में चल रहा है देखो, है ना? तो वहां नॉन वर्बल में क्या होता है? आवाज नहीं होता है, लेकिन वो कम्युनिकेशन होता है। जैसे आप घर में मुंह लटका के बैठ गए, किसी से बात करना छोड़ दिए, तो अब देखने वाले तुरंत आपकी बातें को समझ जाएगा कि ये दुखी है, उदास है, कोई बुरा लग गया मेरी बात। आपने बोला कुछ नहीं है, तो नॉन वर्बल, वो नॉन वर्बल। अब वर्बल क्या है? कि जब आप बोल के बोलते हो। तो पहला शाब्दिक, देखो संचार 2 प्रकार के होता है, एक शाब्दिक, दूसरा अशाब्दिक। शाब्दिक को वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं, अशाब्दिक को नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। अब देखो शाब्दिक संचार क्या होता है, वर्बल कम्युनिकेशन। अब वर्बल कम्युनिकेशन के 2 पार्ट होते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन के 2 पार्ट होता है, एक होता है मौखिक, जैसे अभी हम बोल रहा हूं, तो वो मौखिक होता है। दूसरा होता है लिखित, जो आपको लिख कर बताता हूं या नोट्स देता हूं, तो वो लिखित। दोनों वर्बल कम्युनिकेशन के पार्ट है। तो अब देखिए कि मौखिक संचार क्या होता है? जब कोई संदेश या सूचना बोलकर प्रेषित किया जाता है, तो उसे मौखिक संचार कहते हैं। सिंपल है। जब आप बोल के करते हो तो उसे मौखिक कहते हैं। अब इसमें 2 चीजें होते हैं, एक बोलने वाला, दूसरा सुनने वाला। बोलने वाले को इनकोडर कहते हैं, सुनने वाले को डिकोडर कहते हैं। अब मौखिक संचार से की क्या विशेषता है, ये भी पूछा है आपको, अभी पढ़ा है मौखिक संचार और लिखित संचार की क्या विशेषता है, दोनों में क्या अंतर है। तो देखो मौखिक संचार क्या होता है, इस संचार के माध्यम से मानवीय संबंधों की स्थापना होती है। मानवीय संबंधों की स्थापना। आपके तरफ से दिक्कतें होगी बेटा नेटवर्क का, और सब बच्चे को तो दिक्कत नहीं हो रहा है? नो सर। नो सर। तो आपके तरफ से दिक्कत होगी, तो मेरे तरफ से, अगर देखो मेरे तरफ से दिक्कत होगा तो सबको होगा, ठीक है, क्योंकि मैं कम्युनिकेटर भी हूं, है ना? तो यहां पर देखो कि जब कि मौखिक संचार की क्या विशेषता है, इससे मानवीय संबंधों की स्थापना होती है। जैसे आप कॉलेज जाते हो, तो आप एक दूसरे से बात करते हो, तो धीरे धीरे दोस्ती होती है, एक दूसरे के हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, है ना? और मौखिक संचार औपचारिक और अनौपचारिक दोनों होता है।
अभी पूछा है औपचारिक संचार क्या होता है, अनौपचारिक संचार क्या होता है, समझ लो क्या होता है। इसे फॉर्मल और नॉन फॉर्मल कम्युनिकेशन कहते हैं। यहाँ है ना, मौखिक संचार क्या होता है, दिखाई पड़ रहा होगा आपको थोड़ा, देखो औपचारिक और अनौपचारिक हो दोनों होता है मौखिक संचार। अब देखो बेटा औपचारिक क्या है, जैसे आप अपने दोस्तों से बात किए, क्या क्या बात करते हो, हम भी आपके एज में रहे हैं, तो वो औपचारिक कम्युनिकेशन है। मेरी बात समझो, दोस्तों से बात किए, फ्रेंड से बात किए, तो ये क्या है, औपचारिक है। एक एक घंटे फोन पर बात किए, ये औपचारिक। अब अनौपचारिक क्या है, अब पापा से दोस्तों वाली बात बोल सकते हो, कोई माइक ओपन करके बताओ, बोल सकते हो, बताओ। नो सर। नो सर, तो वो इनफॉर्मल है। या आप कॉलेज के प्रिंसिपल से बात कर सकते हो दोस्तों की तरह, बे आ रहा है तो नहीं कर सकते हो, तो वो अनौपचारिक है। अब औपचारिक और अनौपचारिक में अंतर समझ गए, समझ गए, वेरी गुड, मैसेज कर दिया करो, समझ आया तो एक थंब डाल दिया करो। तो औपचारिक और अनौपचारिक जो जो और देखो मौखिक संचार हम करते तो सबसे हैं, दोस्तों से भी करते हैं, अपने पिताजी से भी करते हैं, अपने टीचर से भी करते हैं, तो दोनों औपचारिक और अनौपचारिक दोनों होता है। अब देखो मौखिक संचार में क्या क्या आता है, अब आपको पूछ लेगा कि जैसे मौखिक संचार लिखने के लिए तो पहले मौखिक संचार बता देना होता क्या है। अब मौखिक संचार में क्या होता है, जैसे आमने सामने वार्तालाप। मौखिक संचार में हम क्या करते हैं, जैसे अभी मौखिक कर रहे हैं तो आमने सामने वार्तालाप करते हैं। दूरभाष पर वार्तालाप मतलब कि फोन पे, टेलीफोन पे वार्तालाप। रेडियो प्रसारण, आप रेडियो पर कोई चीज सुनते हो, टेप रिकॉर्डर से सुनते हो, इंटरव्यूज देते हो, सामूहिक संवाद करते हो, ग्रुप डिस्कशन करते हो, ये सब क्या है, मौखिक संचार। इसीलिए तरह सेमिनार अटेंड करते हो, सेमिनार में गए होगे कॉलेज के सेमिनार में, वो मौखिक संचार है। भाषण देते हो, वो मौखिक संचार है। कोई घोषणा करते हो, वो मौखिक संचार है। तो ये सब याद रखना, जितना भी मैंने बताया, ये वर्बल कम्युनिकेशन में मौखिक संचार। अब मौखिक संचार की विशेषता क्या है, शीघ्र संचार होता है, जल्दी होता है। जैसे मान लिया कि देश के कोई कोना में कोई घटना हो गई, तो अब लेटर लिखने में टाइम लगेगा, तब तक लेटर पहुंचने में 2-3 लगेगा। तो यहां क्या जरूरत है, तुरंत फोन आया, तुरंत सेकंडों में हमने बात कर दिया। अभी आप देखो दिल्ली के अलग अलग जगह में आप बैठे हो सकता है दिल्ली से बाहर भी बैठे हो, लेकिन मौखिक संचार की क्या, अगर आपको नोट्स भेजते तो 2 दिन लगता, और अभी हम एट प्रेजेंट टाइम में एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो ये मौखिक संचार है। मतलब ये शीघ्रतम होता है, जल्दी होता है, और इसका प्रभाव जो है लेकिन यहाँ जो है हाव भाव पर भी ध्यान दिया जाता है मौखिक संचार। नहीं तो कभी कभी क्या होता है ना कि आपने बोला कुछ और हो कुछ जाता है, ठीक है। मौखिक संचार की एक कमियां भी है। अब देखो इसकी विशेषता क्या है, तुरंत फीडबैक मिलता है, तुरंत फीडबैक मिल गया, जैसे अभी हमने पूछा बेटा समझ आया, तुरंत बता दिया जी समझ आया। दूसरा इफेक्टिव होता है, प्रभावपूर्ण होता है। हम मान लिया हमारे नोट्स आप पढ़ते लिखित, हो सकता है कुछ समझ नहीं आता, लेकिन ये क्या है, तुरंत प्रभावपूर्ण है। दूसरा मौखिक संचार गोपनीय होता है, कि आपको हमने ये बात कही, लेकिन अगर आप किसी और के बात गया तो आप मैं समझ जाऊंगा तुमने ही कहा है, तो ये गोपनीय होता है। और आपातकाल में मौखिक संचार ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। आपातकाल मतलब होता है इमरजेंसी। अभी हमने कहा कि अब देखो, जैसे कि अभी आपको पता होगा प्लेन घटना हुई, प्लेन में 241 व्यक्ति मारे गए, तो अब अगर वहां से लेटर भेजता, फिर मोदी जी को पता चलता, फिर मोदी जी जाते, तो 5 दिन लग जाता। तो ये क्या होता है कि मौखिक संचार आपातकाल में बहुत महत्वपूर्ण होता है, बहुत उपयोगी। तो मौखिक संचार की विशेषता लिख देना, शीघ्र संचार होता है, तुरंत होता है, तुरंत फीडबैक मिलता है, इफेक्टिव होता है, गोपनीय रहता है, आपातकाल में कमियां, आपातकाल में अधिक उपयोगी। अब मौखिक संचार की बेटा कुछ कमियां भी है, जैसे वैधानिकता का अभाव, मान्यता का अभाव। वैधानिकता, मान्यता, जैसे आपने किसी को 2-4 गालियां टिपका दिया, गाली तो समझते हो ना, सब दिल्ली के हो समझते होगे मुझे पता है। 2-4 गालियां टिपका दिया दूसरे के सामने, दोस्तों के सामने, किसी का बुराई कर दिया। जब वो कहने के लिए आया, आप पलट गए ना, मैं तुमको ऐसा कह सकता हूं, बिल्कुल नहीं कह सकता हूं। या किसी किसी कॉलेज में पढ़ते हो कि मैम 5 मिनट में आ रही हूं बाहर से, या कॉलेज में पढ़ा रहे हो, आया 20 मिनट में। तो मौखिक संचार में क्या होता है, वैधानिकता का अभाव होता है।
यानी इसके प्रूफ की कमी होती है। अब कहोगे कि सर रिकॉर्डिंग होता है, कभी कभी रिकॉर्डिंग से भी लोग मुकर जाता है कि ये जो है मैनिपुलेट किया हुआ रिकॉर्डिंग है, मेरी आवाज तो है ही नहीं। दूसरा, मौखिक संचार की एक कमी है बेटा, लिमिट एरिया होता है। मौखिक संचार आप लिमिट एरिया में प्रेजेंट टाइम में ही कर सकते हो। कोई पास्ट में मौखिक संचार कर सकते हो? बताओ, पास्ट या फ्यूचर में कर सकते हो? नहीं। मौखिक संचार का एरिया लिमिटेड होता है। जैसे अभी मैं बोल रहा हूं, बस बोल रहा हूं, और कभी कभी तो विपरीत अर्थ आ जाता है। आपने कहा कुछ, समझ लिया कुछ। तो विपरीत अर्थ भी आपने अपने जीवन में देखा होगा कि दोस्तों के साथ यही हुआ। आपने कहा कुछ है, वो समझ कुछ लिया। तो ये क्या होता है? ये कमियां हैं। तो आपको पॉजिटिव पॉइंट्स भी लिखना है, निगेटिव पॉइंट्स। अब देखो कि मौखिक संचार में वास्तव में होना क्या चाहिए। अगर आप मौखिक संचार कर रहे हो तो एक तो आपका आवाज क्लियर होना चाहिए, जैसे अभी मैं बोल रहा हूं तो क्लियर कट आप तक। दूसरा, कंप्लीट हो। अब मान लिया आधा शब्द बोल के छोड़ दिए तो फिर नहीं होगा। दूसरा, तीसरा, संक्षिप्त हो। मौखिक संचार बड़ा नहीं होना चाहिए, अब बड़ा होगा तो फिर तो भूल जाओगे। दूसरा, शुद्ध हो, करेक्ट हो, सरल हो, आसान हो, जिससे दूसरों को आप बता सके, वास्तविक हो, और कॉर्टियस हो, सौहार्दपूर्ण हो, झगड़ा लगवाने वाला ना हो। सॉरी, सौहार्दपूर्ण हो। तो मौखिक संचार में क्या क्या तत्व होना चाहिए? दो चार तो जरूर याद रखना। जो बोल रहे हो वो क्लियर हो, स्पष्ट हो, कंप्लीट हो, संक्षिप्त हो, शुद्ध हो, सरल हो, वास्तविक हो, सौहार्दपूर्ण हो। यही सब मौखिक संचार में लिखना है। अब बेटा कोई माइक ओपन करके बताओ, मौखिक संचार समझ आया? यस सर। कोई दिक्कत हाँ तो जी नहीं? सर। कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। वेरी गुड। अब देखो कि हमने कहा कि कम्युनिकेशन दो प्रकार के होता है। एक होता है मौखिक, और जो है एक होता है वर्बल, दूसरा होता है नॉन वर्बल। हमने कहा वर्बल के भी दो पार्ट है, एक मौखिक और दूसरा लिखित। अब दूसरा संचार हम पढ़ने वाले हैं वर्बल में ही लिखित संचार। अब लिखित संचार क्या होता है? जब संदेश का आदान प्रदान लिखित रूप में किया जाता है तो उसे लिखित संचार कहते हैं। जैसे किसी को आप लेटर लिखो, किसी को टेलीग्राम लिखो, किसी को पत्र लिखो, किसी को सेलुलर लिखो, किसी को मेमो दो। कॉलेज में अब जो है ना, टीचरों को मेमो दिया जाता है, कारण बताओ क्यों नहीं आया। फॉर्म भरते हो, नोटिस कोई आता है, ठीक है, कोई चार्ट है, कोई फ्लैक्स है, कोई ईमेल है, कोई फ्लॉपी डिस्क में लिखा हुआ है, तो वो सब लिखित संचार है। समझ गए? नहीं याद रहे तो इतना याद रखो, जो लिखित रूप में काम करते हैं उसे लिखित संचार कहते हैं। अब इनकी विशेषता क्या है? लिखित संचार का विस्तृत पहुंच होता है, मौखिक संचार की तुलना में विस्तृत पहुंच होता है। हमने क्या कहा? मौखिक संचार सीमित होता है, लिखित संचार विस्तृत। जैसे आप देखो, आज से 400 साल पहले जो है तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा। लिखा 400 साल पहले पास्ट में, लेकिन आज भी पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि उसका लिखा हुआ है। अगर वो मौखिक बोल के चले जाते तो आज पढ़ते नहीं। कबीर आज से लगभग 800-900 साल पहले हुए हैं, लेकिन कबीर के जो दोहे लिखे गए, साखी लिखे गए, शब्दी लिखे गए, आज भी पढ़ते हैं। या इतिहास की घटना चंद्रगुप्त मौर्य 2500 साल पहले लगभग हुए, 2200-2300 साल पहले। या आप पढ़ते हो चंद्रगुप्त मौर्य को पढ़ते हो, लिखित है तब तो। इसीलिए लिखित संचार का एरिया विस्तृत होता है। दूसरी विशेषता, अस्थाई रिकॉर्ड रहता है। रिकॉर्ड रहता है कि नहीं? अभी हमने बताया तुलसीदास की रचना आज भी रिकॉर्ड है। दूसरा, उत्तरदायित्व निर्धारण में सहायक होता है। जैसे आपने लेटर दिया कि सर हम 2 दिन में आ जाऊंगा, आपका लेटर और साइन भी आपने कर दिया, और आए 10 दिन में। तो हमने बोला भैया तू तो 2 दिन की छुट्टी लेके गया, 10 दिन बाद कैसे हुआ? अब तुम्हारा वेतन का पेमेंट कट। तो अब क्या हुआ कि लिखित संचार में उत्तरदायित्व निर्धारण में क्या होता है? सहायक होता है। दूसरी, निश्चित और सही होता है। यहां बरगला नहीं सकते हैं, कहा कुछ समझ कुछ और लिया नहीं होता है, क्योंकि लिखित संचार दूसरा भी पढ़ेगा। तो ये क्या होता है? निश्चित होता है और सही होता है, कि जो बात आपने लिखा वही समझा जाएगा। ये नहीं कि आपने इसको कहा वो बदल दिया। दूसरी, एक रूपता। लिखित संचार एक रूपता होता है कि हमें जो बात लिख के, अब जैसे जो लिखा हुआ है वो चेंज नहीं हो सकता है, तो एक रूपता।
तो लिखित संचार विशेषता क्या है? देखो दोनों क्वेश्चन पूछा गया है, एक तो विस्तृत पहुंच है, अस्थाई रिकॉर्ड है, हम उत्तरदायित्व निर्धारण में सहायक होता है, निश्चित और सही होता है, और एक रूपता होता है। अब समझ गए मौखिक, लेकिन इसकी कमियां भी है कुछ। कमियां क्या है? महंगी होती है। अच्छा एक बात बताओ कि डेली लोग गुड मॉर्निंग भेजता है, ठीक है, गुड मॉर्निंग भेजता है, 2-4 गुलाब का फूल भेज देता है, या कुछ जो है इमोजी लगा के भेज देता है। अगर बताओ और ये पैसे लगने हो, 1 रुपया कटे, तो कौन कौन मैसेज भेजोगे बताओ? एक इमोजी का 1 रुपया लगे तो कोई भेजोगे? बताओ माइक ओपन करके। सर बहुत कम भेजेंगे। बहुत कम भेजेंगे, जो अपने होंगे उसी को भेजेंगे, नहीं तो किसी को भी हैप्पी बर्थडे लिख देते हैं। क्यों? क्योंकि फ्री है। और जबकि लिखित संचार क्या होता है? महंगी होती है। जैसे आप पेपर लोगे, उस पे लिखोगे, फिर डाकघर में जाओगे, उस पे 20 रुपया का टिकट चिपकाओगे, फिर और दूसरा समय लगने वाली प्रक्रिया होती है, तुरंत नहीं होता है। आज लेटर लिखे 10 दिन। आज आप लोग तो न्यू जनरेशन के बच्चे हो, 2000 के बाद वाले हो। हम लोग के समय में जब आपके तरह कॉलेज में पढ़ता था, 2003-4 की बात मैं बता रहा हूँ, तो उस समय फोन नहीं था। तो उस समय हमें पिताजी को, मैं बिहार से हूं तो दिल्ली से लेटर लिखता था। अब लेटर 8 दिन बाद पहुंचता था, फिर 8 दिन के बाद जो है फिर उनका रिप्लाई आने में 1 महीना लग जाता था। तो देखो अब क्या है कि अब कम्युनिकेशन का सिस्टम, टेलीफोन मोबाइल हो गया, सेकंडों में अभी के अभी बात कर लेते हैं, फेस टू फेस बात कर लेते हैं। तो लिखित संचार की कमियां है कि वो महंगी है, समय लगने, दूसरा गोपनीय नहीं रहता है। अब कोई आपने लेटर भेजा, किसी और ने पढ़ लिया, कभी कभी होता है। दूसरा व्याख्या में भी कठिनाई होती है, कभी कभी कोई कठिन शब्दों का प्रयोग कर दिया, समझ ही नहीं आया, तो व्याख्या में भी कठिनाई। क्लियर? समझ गए? अब देखो बेटा, एक तो हम मौखिक संचार के 2 रूप पढ़ लिए, समझ गए, एक तो लिखित रूप और दूसरा मौखिक रूप। वर्बल कम्युनिकेशन अब होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? जब हम अपने विचार को अब शब्दों के माध्यम से नहीं व्यक्त करते हैं। कि अब सोचो कि जब जब आप चले जाओ दक्षिण अफ्रीका, जहां ना तो वहां के लोग आपकी भाषा समझते हैं, ना आप उनकी भाषा समझते हो, तो वहां कौन कम्युनिकेशन काम करेगा? वहां नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करेगा। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वह कम्युनिकेशन है जो शारीरिक हाव भाव के द्वारा व्यक्त किया जाता है, ठीक है। जब संदेश को चिन्हों, संकेतों के द्वारा भेजा जाता है तो उसे अशाब्दिक या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। महत्वपूर्ण विचार, भाव, संदेश जो हजारों शब्दों में संप्रेषित नहीं हो पाते, वो भाग, संकेत या हाव भाव के द्वारा व्यक्त होते हैं, उसे ही अशाब्दिक संचार कहते हैं। कि बहुत सारी बातें जो है हम बोल के नहीं कर, जैसे कि आप देखो, रेलवे स्टेशन गए होगे तो रेल का साइन बना होता है, लिखा कुछ नहीं होता है, साइन बना होता है। इसका सबसे उदाहरण मेट्रो है। मेट्रो गए हो तो मेट्रो में देखो क्या है, जैसे आपको ग्रीन लाइन लेना है, आपको येलो लाइन लेना है, आपको रेड लाइन लेना है, तो क्या है? उसका चिन्ह बना है, पैरों का निशान बना है, उसी निशान को पकड़ के चले जाते हो। तो ये किस प्रकार का संचार है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। अब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या होता है? दृश्य संकेत भाषा, विजुअल साइन लैंग्वेज। जैसे कोई कोई चार्ट पेपर है, ठीक, कोई चार्ट पेपर में कोई आपने फोटो बना दिया, कोई नक्काशी है, कोई पास पोस्टर है, कोई कार्टून है, कोई रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डा का चिन्ह बना हुआ है, तो उससे भी तो कम्युनिकेशन होता है। तो ये दृश्य संकेत भाषा जो है, विजुअल साइन लैंग्वेज जो है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आता है, याद रखिएगा। यह संचार का अस्थाई साधन है और बाजार में ज्यादा इफेक्टिव है, ठीक है। इसका शैक्षणिक मूल होता है, सार्वभौमिक भाषा होती है कि सब लोग समझ जाते हैं। जैसे हवाई जहाज का चिन्ह बना दे तो सब लोग समझ जाएगा ना कि ये हवाई जहाज यहां से जाती है, या या कोई पटरी का चिन्ह बना दे, रेलवे के पटरी का, तो वो भी हम समझ जाते हैं। दूसरा होता है ऑडियो साइन लैंग्वेज। ऑडियो, जैसे कि ऑडियो साइन लैंग्वेज भी नॉन वर्बल है। देखो समझो ऑडियो क्या होता है। जैसे कोई भारत हमारा जीत गया तो हम चिल्लाने लगे, खुश हो गए, इससे लोग क्या समझ गया कि आप क्यों चिल्ला रहे हो? क्योंकि इंडिया जीत गया। या आपने देखा होगा श्रव्य संकेत भाषा यही होता है। जैसे कि आपने देखा होगा कभी कभी कि
पटाखा फूटने लगा। तो जब पटाखा फूटने लगा तो हम क्या समझ गए, इंडिया जीत गया या किसी ने चौके छक्के मारा है। तो इसी को ध्वनि संकेत कहते हैं। या आपने देखा होगा कि डॉक्टर का सायरन जो है वो बोलता कुछ नहीं है, वो सायरन बजता है, हम उसको जगह दे देते हैं ट्रैफिक में। क्यों दे देते हैं? कि हम समझ जाते हैं। तो ये ऑडियो लैंग्वेज भी नॉन वर्बल है। या कोई खुशी या गम। और सबसे महत्वपूर्ण होता है बॉडी लैंग्वेज। याद रखना, बॉडी लैंग्वेज नॉन वर्बल होता है। अभी हमने बॉडी लैंग्वेज पर बहुत सारी बातें की कि मानवीय संबंध विचार जो हम बोल के नहीं कर पाते हैं वो बॉडी के थ्रू करते हैं। जैसे आप घर में रुस जाते हो या घर में जो है किसी से नहीं बोलते हैं, मन उदास है, बिना बोले लोग चढ़ा लेता है, तो उसी को हम बॉडी लैंग्वेज कहते हैं, है ना। अब बॉडी लैंग्वेज के क्या होता है, संबंधों का सृजन होता है, भावना युक्त होता है, मनोवैज्ञानिक इफेक्ट होता है, स्वस्थ वातावरण बनता है, अंतर्निहित अर्थ को समझ लेते हैं। मतलब क्या होता है, देखिए मुंह लटकाए हुए हैं तो लोगों का इमोशंस आपसे आ जाएगा, भावनाएं छलकने लगता है, आंखों से आंसू गिर रहा है, बोल नहीं रहे हो आप, भावना, एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट सामने वाले को पड़ता है। या आप एकदम पूरा एकदम सज धज के गए हो तो एक स्वस्थ वातावरण का निहित दिखता है, आपके अंतर्निहित भाषा को लोग समझ जाता है। और नॉन वर्बल लैंग्वेज में ही एक होता है टाइम लैंग्वेज भी। याद रखना ये सब पूछता है। अब टाइम लैंग्वेज क्या है, अब किस समय कहां हो लोग समझ जाता है। जैसे आप अपने जो है सुबह सुबह जो है पार्क में घूम रहे हो तो लोग क्या समझेगा कि ये घूमने आया है ना। या आप मूवी देखने चले गए किसी के साथ तो लोग समझ जाएगा, हो सकता है ये भाई भाई के साथ तो कोई मूवी नहीं देखता, हो सकता है इसका दोस्त हो। तो ये टाइम लैंग्वेज, स्थान, देखो क्या होता है, स्थान, समय, स्थान और भौतिक वातावरण भी अशाब्दिक संचार में शामिल होता है। आप कब कहां पर हो, ये आपका संदेश। अब मान लिया पुलिस स्टेशन में आप हो तो लोग क्या समझेगा, कोई माइक ओपन करके बताओ क्या समझेगा जी, कोई भी बताओ। कोई ने कोई कांड किया होगा, या तो सर उसने कुछ किया होगा या तो कोई कंप्लेंट लिखाने आया होगा। आया होगा। तो अब देखो बोल कुछ नहीं रहा है लेकिन टाइम लैंग्वेज, टाइम डिनोट कर रहा है ना, समय, जी स्थान सर। और वातावरण। आप कोई अकेले किसी पार्क में घूम रहे हो, अब पिताजी देख लिए तो पिताजी क्या समझेंगे, तो वो भी समय भाषा है, वो अशाब्दिक संचार है। बोल कुछ नहीं रहे लेकिन समझ रहे हैं, बोल कुछ नहीं रहे वो समझ। अब मान लिया कि कॉलेज में आप बैठे हुए हो कैंटीन में तो लोग समझ जाएगा कॉलेज का स्टूडेंट होगा बिना बोले, तो वो टाइम लैंग्वेज है। ठीक है, वो क्या है, टाइम लैंग्वेज है। एक होता है पारा लैंग्वेज, ये भी समझ लो, ये भी अशाब्दिक संचार में। स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा पारा लैंग्वेज। ठीक है, पारा का अर्थ होता है सामान्य भाषा का भाषा दोनों में संयुक्त रूप से पारा लैंग्वेज। पारा लैंग्वेज का मतलब होता है सामान्य भाषा। देखो पारा लैंग्वेज क्या होता है, जब पारा लैंग्वेज को स्पीच मॉड्यूलेशन कहते हैं। जैसे कोई गाना सुने होगे तो कभी कभी गाना का स्वर ऊंचा हो जाता है, कभी नीचे हो जाता है, उसी को पारा लैंग्वेज कहते हैं, स्पीच मॉड्यूलेशन। जैसे मैं ही किसी शब्द पर ज्यादा जोर देता हूं, किसी शब्द को धीरे बोलता है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा क, ख, अल्पप्राण महाप्राण पढ़े होगे, ग, घ। तो देखो शब्दों का क्या है, बोल वही रहे, शब्दों का जो उतार चढ़ाव होता है ना, उसी को पारा लैंग्वेज कहते हैं। उसी को बेटा क्या कहते हैं, पारा लफ्ज, मतलब शब्दों का उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं, पारा लैंग्वेज। ये सब लैंग्वेज लिख के आना है अगर आपको अशाब्दिक नॉन वर्बल की विशेषता पूछ दिया तो। ठीक है, अब देखो वक्ता अपने संचार में अनेक संकेत, स्वरों का उतार चढ़ाव, धारा प्रवाह, जगह जगह वाणी को रोकता है, अल्प विराम देता है, ऊंची या नीची ध्वनि का यूज करता है, उसी को पारा लैंग्वेज कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, पारा लैंग्वेज कहते हैं। समझ गए, पारा लैंग्वेज क्या है, स्पीच मॉड्यूलेशन। स्पीच मॉड्यूलेशन, जैसे आप दोस्तों से बात करना शुरू करते हो धीरे धीरे और कभी लड़ाई हो जाता है तो एकदम तेज तेज बोलने लगते हो, तो क्या होता है, आपका स्पीच का मॉड्यूलेशन होता है, आपके स्वरों का उतार चढ़ाव होता है, उसे ही पारा लैंग्वेज कहते हैं। अब देखो इनकी विशेषता क्या है, यह है यद्यपि पारा लैंग्वेज जो है
मौखिक संचार से संबंधित होता है। इससे वक्ता की पृष्ठभूमि का पता चलता है। जब अब पारा लैंग्वेज से क्या होता है, वक्ता किस पृष्ठभूमि का है ये पता चलता है। जैसे मैं ही बोल रहा हूं तो आप समझ गए होगे सर किस क्षेत्र के हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, तो वो वक्ता के स्पीच है। दूसरा, पारा लैंग्वेज की एक सीमा है, यह अपूर्ण होता है, अपने आप में पूरा नहीं होता है। इसमें एक रूपता का अभाव होता है क्योंकि ऊपर नीचे होते रहता है, और ये मिश्रित संकेत होता है, यानी मिला जुला होता है। तो नहीं कुछ याद रहे तो इतना याद रखना, स्पीच मॉड्यूलेशन। पारा लैंग्वेज क्या है, स्पीच मॉड्यूलेशन, मतलब स्वरों का उतार चढ़ाव ही पारा लैंग्वेज है। समझ गए स्वरों का। अब देखो पहला टॉपिक हमारा 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन खत्म हो गया। अब समझ गए कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन कितने प्रकार के हैं, किनकी क्या विशेषता है, बेटा समझ गए? कोई यस दिक्कत? सर। जी कोई सर, थोड़ी कोई बहुत 12 लैंग्वेज के बारे में बता देते सर। जी सर। बिल्कुल। पारा लैंग्वेज क्या होता है, जिसे हिंदी में सामान्य भाषा कहते हैं। जब कोई स्वरों का उतार चढ़ाव होता है, कोई स्वर तेजी से बोलते हैं, कोई स्वर धीरे से बोलते हैं, तो वो धीरे और तेजी के जो गैप होता है ना, उसी को पारा लैंग्वेज कहते हैं। आप सुनते हो, गाना सुनते हो ना, देखो कोई गाना सुर धीरे धीरे नीचे से ऊपर तक बढ़ता है, तो ये नीचे से ऊपर बढ़ने की प्रक्रिया ही पारा लैंग्वेज कहते हैं। जैसे बीच में रुक जाते हैं, जैसे एक कोई दोहा है, देखो, निंदक नियरे राखी, रुक गए, आंगन कुटी छवाए, फिर रुके, बिन पानी साबुन बिना, निर्मल करे सुहाए। बीच में रुके हैं, बताओ सन्नी, रुके हैं करण? जी सर। तो यही पारा लैंग्वेज है। स्पीच रुका, अप डाउन हुआ, या कोई गाना का पैराग्राफ चेंज होता है, तो वो रुकते हैं ना। जैसे कि एक बिहारी का बड़ा फेमस दोहा है, हिंदी में पढ़ोगे, कहत नटत, देखो कहत रुका, नटत रीझत खीजत, मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में कहत है नैनो सी बात। या कबीर के दोहे आपने पढ़ा होगा कि मुंड मुराए हरि मिले, रुके, सबको ही ले मुराए, बार बार के मूर्ते भीड़ न बैकुंठ जाए। तो ये सब जो स्पीच मॉड्यूलेशन होता है, हम रुकते हैं, बढ़ते हैं, यही पारा लैंग्वेज है। समझ गए सब? और कुछ पूछना है यहां तक में तो पूछ लो, कुछ पूछना है? नो सर। चलिए आगे नो। बढ़ते हैं। अब लास्ट आपका टॉपिक है मास कम्युनिकेशन। देखो मास कम्युनिकेशन क्या होता है, जैसे आपका क्वेश्चन भी पूछा है, मेरे पास क्वेश्चन है जो है जन संचार, ठीक है। मास कम्युनिकेशन क्या होता है, जिसे हम जन संचार कहते हैं। मास लेवल कहता है जब हम कोई भी संचार बड़े लेवल पर करते हैं तो उसे मास कम्युनिकेशन कहते हैं। जब संचार पूरे देश के लेवल पर होता हो तो उसे मास कम्युनिकेशन कहते हैं। जैसे मोदी जी का मन की बात पूरे देश में होता है, या मोदी जी कोई भाषण दे रहे हैं, या बड़े नेता कोई भाषण दे रहे हैं, तो वो मास कम्युनिकेशन कहते हैं। और मास कम्युनिकेशन में क्या होता है, जनता की सहभागी होता है, राष्ट्र निर्माण में ये सहायक होता है। इसका उद्देश्य हर व्यक्ति तक पहुंचना होता है। जनसंचार जो होता है, देखो जनसंचार लोगों को राष्ट्र निर्माण के प्रयास में भागीदारी करने में मदद करता है। मास कम्युनिकेशन के द्वारा सभी लोगों को एक साथ सूचना पहुंचाता है। सूचना प्रसारण और फिल्म निर्माण के विकास और विनियमन का दायित्व सूचना प्रसार मंत्रालय को है। अब देखो ये मास कम्युनिकेशन के लिए हमारे देश में सूचना और प्रसारण मंत्रालय बनाया गया है। जैसे रेल मंत्रालय है, वैसे ही सूचना प्रसारण मंत्रालय है। और सूचना को आप तक पहुंचाने के लिए अभी क्या है, डीडी न्यूज है, दूरदर्शन है, पेपर है कि नहीं है जी? ये सब मास कम्युनिकेशन का माध्यम है। इसी के लिए पहली बार प्रसार भारती का गठन 97 में किया गया था। प्रसार भारती का गठन याद रखना 97 में किया गया था। दूरदर्शन तथा आकाशवाणी को इसी प्रसार भारती के अंतर्गत लाया गया था। पहले आकाशवाणी आती थी, आप लोग पिताजी से पूछना, 99 में आकाशवाणी रेडियो का बड़ा योगदान होता था। एक अमीन सयानी आते थे, वो रेडियो पर अपना जो है रात भर गाना चलाते थे, तो जो श्रमिक लोग होते थे वो उनको सुनते थे। या अभी भी अभी कभी कभी आप रेलवे स्टेशन आप जाते हो
तो रात के 2-3 बजे उतरते हो तो देखोगे चाय वाले गाना बजाते रहता है, सुने हो कोई, बताओ। तो वही है, वही है। तो अब कहता है सूचना के क्षेत्र में समाचार पत्र प्रमुख है। अब सूचना के लिए क्या होता है, अभी तो हमने कहा कि टीवी है, आकाशवाणी है, प्रसार भारती है, और क्या है, न्यूज़पेपर है। न्यूज़पेपर नहीं है जी, हर दिन न्यूज़पेपर आता है। और सूचना के क्षेत्र में फिल्म भी काम करता है। फिल्म फिल्म क्या होता है, समाज का आईना होता है। जैसे कि रियल लाइफ पर आधारित फिल्म बनता है। जैसे अभी आपने फिल्म देखा होगा, आमिर खान का फिल्म देखा होगा, हरियाणा की बेटियों पर आधारित थी, जो पहलवान थी, रियल लाइफ। या समाज में जो घटना, निर्भया कांड पर फिल्म बनी है। तो समाज में जो घटनाएं हो रही है वो फिल्म के, ये भी सूचना का एक मास कम्युनिकेशन का एक जरिया है ना। या सरकार, अब देखो इसी के लिए सरकार ने 2 फिल्म विभाग भी बनाए हैं। और पहले जो था ना, 80 से पहले रंगीन टीवी नहीं था, तो 80 के बाद रंगीन टीवी भी आ गया। आजकल तो अब देखो कि कम्युनिकेशन के लिए इंटरनेट आ गया, ये भी देख सकते हो। एफएम आ गया, फेसबुक आ गया, ट्विटर आ गया, इंस्टा आ गया। अब इंस्टा पे देखते हो डेली रील आता है, जान जाते हैं कहां पर क्या घटनाएं घटी है, तुरंत के तुरंत कैसे जान जाते हैं। तो ये सब मास कम्युनिकेशन का माध्यम है। चाहे वो टीवी हो, चाहे वो रेडियो हो, चाहे वो न्यूज़पेपर हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे यूट्यूब हो। आप अच्छे अच्छे टीचर को यूट्यूब पर देख सकते हो। हमारा चैनल भी आप लोग देखे हो कि नहीं देखे हो, जो है केबी कैंपस डालो। यस सर, देखा। जी, तो उसको सब्सक्राइब कर लेना, उस पर भी बहुत सारी बातें हमारी आते रहती है, डेली का क्लास भी होता है, तो उसका भी फायदा होगा। लिंक मैम भेज दी होगी, तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो उसमें बहुत सारी बातें हम लोग जो है करते रहते हैं, हिंदी को लेकर सारा, मैं तो सब कुछ पढ़ाता हूँ, आईएएस से लेके कोई भी एग्जाम, एमए, एमफिल, पीएचडी, सारा। अब देखो प्रसार भारती, इसी तरह है प्रसार भारती। प्रसार भारती के 2 भाग होता है, आकाशवाणी और दूरदर्शन। तो आपको जब मास कम्युनिकेशन पूछे ना बेटा, नहीं खोजना, केवी कैंपस लिखोगे ना प्ले ये यूट्यूब पर तो आ जाएगा। और मैं चिन्ह बता दूंगा कैसा चिन्ह, एक जो है मतलब उड़ता हुआ चिड़िया का चिन्ह दिखाई पड़ेगा, तो वही अपना है ना। 6-7 हजार सब्सक्राइबर होगा उसमें, तो वही अपना होगा। तो पूछ लेना दोस्तों से। तो प्रसार भारती है, देखो जब प्रसार भारती आता है तो प्रसार भारती का काम क्या, आकाशवाणी, दूरदर्शन, ये भी मास कम्युनिकेशन का माध्यम है। जैसे आपने देखा होगा पुराना रामायण और महाभारत देखा होगा पुराना, ठीक है। रामायण मैं बता दूंगा, ये 11 बजे से क्लास चल रही है बेटा, सॉरी हाँ 11 बजे, रामायण और महाभारत देखा होगा आपने। तो रामायण महाभारत क्या है कि मास कम्युनिकेशन, मास लेवल पर लोग देख रहे हैं, तो वही मास कम्युनिकेशन है। इनका उद्देश्य है सबको आपस में जोड़कर राष्ट्र के विकास करना, राष्ट्र का एकता को बढ़ाना, और पूरे देश में संदेश को पहुंचाना ही प्रसार भारती या मास कम्युनिकेशन का। इसी तरह आकाशवाणी, देखो जब भारत में आकाशवाणी की शुरुआत हुई थी रेडियो की, तो 1920 के दशक में हुई थी। पहला रेडियो कार्यक्रम 1923 में जो है रेडियो क्लब मुंबई द्वारा प्रसारित किया गया था। और 1923 उसके बाद धीरे धीरे रेडियो का विकास हुआ। आज देखो 2000 से पहले, आप लोग के जन्म से पहले मेन संचार का माध्यम रेडियो ही हुआ करता था। बेटा जब मैं आपकी तरह पढ़ता था ना, तो मैं भी रेडियो रखता था, और रेडियो से सुनता था समाचार कि कहां पर क्या घटनाएं हुई। पेपर पढ़ता था, उस समय ना तो फेसबुक था, ना तो यूट्यूब था, ना तो इंस्टा था कि सारे न्यूज, आजकल तो लोग रेडियो सुनता ही नहीं है, अब तो एफएम आ गया है। एफएम सुनो, नहीं तो मनपसंद का, पहले जो होता था सीडी होता था, डीवीडी होता था ना। और आज सारे जो है, बिल्कुल। अब देखो यहाँ पर जो है फिर ये सब चीजें जो है मास कम्युनिकेशन का ही भाग है। धीरे धीरे जो है कि जो एफएम रेडियो आया, प्राथमिक चैनल आया, राष्ट्रीय चैनल आया, ये सब चैनल के माध्यम से हम अपने देश के लोगों से जुड़ते चले गए। तो यही मास कम्युनिकेशन है। जैसे विविध भारती, फिर विविध भारती आया। विविध भारती भी जो है एक रेडियो चैनल है, और उस रेडियो चैनल के माध्यम से आप तक संदेश को क्या किया जाता है, पहुंचाया जाता है। इसी तरह दूरदर्शन, अब तो लोग कोई दूरदर्शन देखता नहीं है, लेकिन शुरुआती दौर में तो लोग दूरदर्शन ही दिखता था। तो दूरदर्शन, ये सब जो है, कहने का मतलब ये है कि अब फिर से एक बार आप समझो, मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं और आप समझिएगा, ठीक है।
कि मास कम्युनिकेशन क्या होता है। जब राष्ट्र निर्माण के लिए, देश के विकास के लिए, देश की प्रगति के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए, जब हम पूरे देश के साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, वही जन संचार। जन मतलब क्या होता है? आम जन। आम जन तक अपने बातों को पहुंचाने के लिए जो संचार किया जाता है, वही जन संचार कहलाता है। ठीक है, अब लिखोगे जन संचार के माध्यम से ही हमारा देश चलता है। देश की सरकार कौन सी योजना लाया है, किस तरह की योजनाएं लाया है, मतलब योजना हो गया, कोई काम हो गया, कोई घोषणा हो गया। जैसे अभी आपने देखा होगा कि युद्ध विराम हो गया, युद्ध रुक गया, हमें कैसे पता चला? तो मास कम्युनिकेशन के माध्यम से। कोई काम हो गया, कोई कोई सड़क बन रहा है, कोई पुल बन रहा है ना। अभी आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर में एक बड़ा रेलवे लाइन बना है ना। या देश में कोई घटना घट गई है, देश में कोई घटना घट गई है, कहीं अभी प्लेन दुर्घटना हो गई, या कहीं पर तूफान आ गया, कहीं पे बारिश आ गया, तो ये किसके माध्यम से पता चलता है? जनसंचार के माध्यम से। किसके माध्यम से? जनसंचार। अब आगे लिख रहे, ये सब लिखना है। अब जनसंचार का माध्यम क्या है? तो आप लिखोगे टीवी है, टीवी में भी रेडियो है, न्यूज़पेपर है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, सब वाइबर है, जितना आप लिख सकते हो, सारे जनसंचार के माध्यम है, पहुंचने का माध्यम है। यही मास कम्युनिकेशन है। अब लिखना शुरू करोगे 10 पेज लिख दोगे, घटेगा ही नहीं। टाइम फिक्स होता है, 3 घंटे में ही 5 क्वेश्चन आपको लिखना है। तो समझ गए? अब कुछ और महत्वपूर्ण है, 5 मिनट में हम लेते हैं। ठीक है, जैसे कि अब दृश्य और श्रव्य और दृश्य माध्यम। अभी श्रव्य और दृश्य भाषा पढ़ा दिया, पढ़ाया ना। दृश्य भाषा क्या है? क्योंकि जो हम लोग जो है, सॉरी, श्रव्य भाषा जो सुनते हैं वो श्रव्य भाषा है। दृश्य भाषा क्या है? जो देख के बात करते हैं, वो दृश्य भाषा है। जैसे दृश्य भाषा में हमने उदाहरण बनाया कि जैसे कि रेलवे ट्रैक देख के ही समझ जाते हैं, हवाई जहाज का लाइन देख के ही समझ जाते हैं, कोई कार्टून देख के ही समझ जाते हैं। तो वो दृश्य भाषा है। श्रव्य भाषा तो सब है जो अभी आप सुन रहे हो, वो श्रव्य भाषा है। टीवी देखते हो, वो श्रव्य भाषा है। रेडियो श्रव्य भाषा है। ये है, ये याद रखना। लिखित भाषा के प्रकार को बताया, अभी लिखित संचार मैंने बताया है। ठीक है, संवाद की औपचारिकता। अब देखो, औपचारिक संचार के उदाहरण बताए, तो हमने बताया औपचारिक संचार क्या होता है। तो उदाहरण में क्या लिखोगे? जब हम अपने टीचर से बात करते हैं, ठीक है, अपने प्रिंसिपल से बात करते हैं, बड़े लोगों से बात करते हैं, तो वहां औपचारिक संचार का यूज होता है। अनौपचारिक का कहाँ होता है? जहां हम अपने दोस्तों से बात करते हैं, अपने कलीग से बात करते हैं, आपस में बात करते हैं, तो वो अनौपचारिक होता है। क्लियर है? इसी तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। संप्रेषण के विविध रूप बता ही दिए। एक होता है सरकारी पत्र को स्पष्ट करें। देखो, सरकारी पत्र क्या होता है? ऑफिशियल लेटर। तो ऑफिशियल लेटर में हम एक डेकोरम फिल करते हैं, बुक होगा उसमें देख लेना। और ऑफिशियल संकेत जो भाषा होता है वो राज्य भाषा में होता है, वो स्टेट लैंग्वेज में आता है। उसके कुछ नियम होते हैं, उसके कुछ रूल होते हैं, उसी के अनुसार लिखते हैं। जैसे आपने उदाहरण देखा होगा कि कोई लेटर अपने कॉलेज में लिखे होगे, तो ऊपर क्या लिखते हो? ऊपर लिखते हो मतलब कि कोई भी प्रिंसिपल के नाम लिखना है तो प्रिंसिपल के नाम, फिर जो है कौन से कॉलेज से हो वो लिखते हो, फिर नीचे सर या मैम लिखते हो, फिर विषय लिखते हो, फिर अपनी बातें लिखते हो, फिर लिखते हो योर स्टूडेंट, नीचे अपना रोल नंबर लिखते हो। तो ये क्या है? ऑफिशियल भाषा है। इसी भाषा का हम यूज करते हैं। ठीक है, इसी को ऑफिशियल भाषा हम कहते हैं। संवाद में औपचारिकता बता ही दिया। पत्र लेखन, तो वही पत्र। अब पत्र लेखन का अलग स्टाइल होता है। किसी को लेटर लिखना है तो उसको हम लेटर के रूप में लिख देते हैं, तो वो हमारा हो गया। तो यही सब इसमें बातें हैं। अब जो है आपका टॉपिक हो गया पूरा। अब आप लोग जो भी पूछना चाहते हैं, एक एक करके